ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 176 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में नवंबर महीने के मासिक राशिफल में मेष राशि से मीन राशि तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है, कुंडली में ज्योतिष सूत्रों को लगाकर जानेंगे कि तुला राशि के लिए नवंबर महीने में अनपेक्षित अचानक सफलता के योग बनते हैं या नहीं। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां, उनमें 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों की राशि परिवर्तन की अवधि लगभग निर्धारित होती है। गुरु, शनि, राहु, केतु ये ग्रह ज़्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं। उनकी तुलना में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये ग्रह राशि परिवर्तन के लिए कम समय लेते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इस कारण हर महीने ग्रहों से संबंधित परिणाम बदलते रहते हैं। व्यक्ति का समय अच्छा या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। तुला राशि के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से भाव से क्या क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनपेक्षित जीवन में सफलता पाने के लिए ज्योतिष सूत्र वर्तमान कुंडली को लगाकर समझते हैं। चार्ट इस प्रकार, तुला लग्न तुला राशि का चार्ट इस प्रकार। चार्ट को ज्योतिष सूत्र लगाते हैं। विषय है जीवन में अनपेक्षित अचानक सफलता कब मिलती है। ज्योतिष सूत्र लगाकर समझते हैं। तो ये जो चार्ट है तुला लग्न तुला राशि का, ये कुंडली नवंबर महीने की है। अब इसको एक एक करके सूत्र लगाते हैं। पहला सूत्र, अचानक और अनपेक्षित, जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की और वो अचानक हमको मिल जाता है, ऐसी स्थिति कब बनती है। तो एक एक करके ये सूत्र इस कुंडली को लगा के समझते हैं। तो पहला सूत्र, जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति केंद्र में त्रिकोण में दूसरे तीसरे 11वें भाव में होती है। यानी कि इतने भाव में से इनमें से किसी एक भाव में गुरु होता है और गुरु ग्रह कौन से भाव में बैठा है यह निर्धारित करना होता है। एक उदाहरण कुंडली, ये नवंबर महीने की कुंडली है, ये किसी की कुंडली है जातक की। तो इसमें गुरु पहले भाव में, जिसे हम केंद्र कहते हैं, इसे कोण कहते हैं, दूसरा तीसरा 11वां भाव। तो इस कुंडली में आते हैं नवंबर महीने की कुंडली में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है। यानी जो सूत्र हमने लगाया कि केंद्र और कोण में और दूसरा तीसरा और 11वां, तो इसके अलावा है। तो अचानक अनपेक्षित सफलता मिलने का जो सूत्र है इस कुंडली को लागू नहीं पड़ता। देखते हैं दूसरा सूत्र, कुंडली जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु की स्थिति होती है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। अब गुरु ही स्वयं वृषभ राशि में है। अब ये वृषभ राशि का जो स्वामी शुक्र है वो तृतीय भाव में, यानी कि 6, 8, 12 भाव में नहीं है। परंतु यह अधूरा सूत्र लगता है कि गुरु की स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं बताई जाती है, परंतु इनका जो डिपॉजिटर है वो कर्म भाव में बैठा है। तीसरा सूत्र, गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से जिस भाव को देखता है उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। तो गुरु की स्थिति अष्टम भाव में है और इनकी 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर, 7वीं दृष्टि धन भाव पर और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है कन्या राशि। कन्या राशि का जो स्वामी बुध है दूसरे भाव में है, यानी कि 6, 8, 12 भाव में नहीं है। गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव में, धन भाव में वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल केंद्र में है। नीच राशि का है पर केंद्र में है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि का चतुर्थ भाव पर पड़ती है, उसका स्वामी शनि है। शनि कोण में, केंद्र और कोण, केंद्र में राशि और कोण में ग्रह है। तो ये स्थिति अच्छी है।
तो पंचम दृष्टि से और नवम दृष्टि से ये दो दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है उसके स्वामी 6, 8, 12 भाव में नहीं है। तो इस प्रकार सूत्र लगाया जाता है, बस इस कुंडली में ये पूरा सूत्र लागू नहीं पड़ता। अब चौथा सूत्र, जन्म कुंडली के गुरु की स्थिति के साथ गोचर के गुरु का संबंध पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां आता है, ये देखा जाता है। और गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? नवंबर महीने की कुंडली में तुला लग्न, तुला राशि की 7 नंबर से शुरू होती है, पर एक ग्रह स्थिति नवंबर महीने की है, इसमें अष्टम भाव में गुरु है। एक उदाहरण कुंडली में गुरु लग्न में कन्या राशि में है, तो इससे ऐसे गिनेंगे, गुरु 6 नंबर में है और नवंबर महीने में गुरु 2 नंबर में है, तो ये 2 नंबर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ से अगर गुरु गिनते हैं तो 5वां आता है। और गुरु से जो पहले भाव में गुरु कन्या राशि के बैठे हैं उससे यहाँ तक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में भले ही पहले 4 सूत्र नहीं लगे, परंतु ये वाला जब सूत्र लगता है कि गोचर का गुरु और जन्म समय का गुरु अगर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां आता है, तो गुरु की दृष्टि जिस जिस भाव पर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित परिणाम शुभ अनुभव में आते हैं। और ये परिणाम कब अनुभव में आते हैं? तो उन ग्रहों से संबंधित महादशा, अंतरदशा में। तो अब गुरु को यहाँ पर इस कुंडली के अनुसार नवपंचम का योग मिल रहा है कि जन्म कुंडली में जब गुरु जहाँ पे है और इससे गिनने से नवपंचम का योग बन रहा है, तो गुरु यहाँ रह के भी सफलता के योग देंगे, परंतु 5वीं दृष्टि के देंगे और 9वीं दृष्टि के मकर राशि, 10वीं जो राशि है मकर राशि है, इसके देंगे। अब गुरु जहाँ जहाँ देख रहे हैं उनका भी जो स्वामी है वो भी 6, 8, 12 में नहीं आना चाहिए। तो ये फल कब मिलेंगे? अब ये गोचर की कुंडली है, गुरु तो साल भर इधर ही रहेंगे, परंतु पंचम दृष्टि कन्या राशि पर, तो कन्या राशि का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में धन स्थान में, पर बुध ट्रांजिट करेगा महीने के अंदर, जब बदलेगा तो वो तृतीय भाव में आएगा, फिर भी 6, 8, 12 भाव में नहीं है, तब भी इनके परिणाम अच्छे मिलेंगे। परंतु ये परिणाम कब मिलेंगे? तो महादशा, अंतरदशा में। तो अब गुरु कौन सी राशि में बैठे हैं? तो शुक्र की। तो गुरु की और शुक्र की महादशा, अंतरदशा चालू होनी चाहिए। बुध की महादशा, अंतरदशा यानी कि कोई भी प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए, और मंगल की, बुध की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और 10वीं जो राशि है मकर, तो शनि की महादशा, अंतरदशा, गुरु की और शुक्र की, ये महादशा, अंतरदशा अगर समय पर मिलती है और 6, 8, 12 में ये ग्रह नहीं आते हैं तो सफलता के योग बनते ही बनते हैं। अब गुरु जन्म कुंडली में गुरु लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब ये एक नवंबर महीने की कुंडली है और एक उदाहरण कुंडली है। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश कैसे समझेंगे? तो लग्नेश बुध है, पंचमेश शनि है और नवमेश भाग्येश शुक्र है। तो शुक्र, बुध और शनि की महादशा, अंतरदशा ये समय पे लगती है तो नेम फेम मिलता है, शिक्षा होती है, प्रेम होता है, शादी होती है और भाग्य से जो जो मिलना है वो सब कुछ मिलता है। परंतु अगर ये उदाहरण कुंडली लेते हैं, कन्या लग्न की है तो बुध की स्थिति केंद्र में है, तो ये महादशा बहुत अच्छी जाएगी। परंतु पंचम भाव का जो स्वामी शनि है, भले इनको शनि की महादशा मिल भी जाती है, पर शनि की स्थिति षष्ठ भाव में, ये महादशा अच्छी नहीं जाएगी, जितना भी अच्छा फल मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर की जो राशि है वो है वृषभ, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है जो अष्टम भाव में बैठा है, तो इनको शुक्र की भी महादशा मिलती है तब भी ये अच्छी नहीं जाएगी। जिनकी कुंडली में नवमेश केंद्र कोण में है, पंचमेश केंद्र कोण में है, लग्नेश केंद्र कोण में है और गुरु की स्थिति अच्छी है, यहाँ पे लग्नेश बुध बनते हैं, यहाँ लग्नेश शुक्र बनते हैं,
तो जो भी लग्नेश बने और उनके साथ में गुरु, अगर केंद्र कोण शुभ भाव में इनकी राशि आती है और इन ग्रह की भी स्थिति, तब ये महादशा बहुत अच्छी जाएगी। तो बहुत अच्छी का मतलब ये जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। जन्म कुंडली में गुरु लग्नेश पंचमेश भाग्येश की स्थिति अभी बताई कि इनका जो स्वामी है वो केंद्र में और कोण में होना चाहिए। 6, 8, 12 में होता है तो महादशा मिलके भी कोई फायदा नहीं होता है, परेशानी से जाती है। अब गुरु की किस क्यों चाहिए? अब यहाँ पे लग्नेश तो शुक्र बनते हैं, यहाँ लग्नेश बुध बनते हैं। गुरु संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंध का, विवाह का, लाभ का, धन का, पराक्रम का कारक माना जाता है। गुरु के पास बहुत सारे जो वृद्धि करने की और जो जरूरत है वो गुरु से ही पूरी होती है। तो गोचर का गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव से जाता है। यानी गुरु पहले भाव से दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें इन भाव से जाता है। तो जिन जिन भाव से जाता है उनके अलावा 3-3 दृष्टियां हैं। ऐसे गुरु 4-4 फायदे एक एक जगह से देता है, इसलिए गुरु खूब महत्वपूर्ण है। धनु राशि और धनु लग्न, मीन राशि और मीन लग्न में लग्नेश गुरु ही होते हैं। लग्न की पंचमेश की, नौमेश की महादशा अंतरदशा चलती है तब। अब ये कुंडली सामने आई है, ये कुंडली सामने है, इनको अच्छे फल कब मिलेंगे? तो लग्नेश की, पंचमेश की और भाग्येश की महादशा इन्हें समय पे मिलनी चाहिए। अब गुरु की दृष्टि जिन जिन भाव पर पड़ती है उन भावों का स्वामी की महादशा अंतरदशा। अब गुरु अष्टम भाव में, पर गुरु की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही? पांचवी दृष्टि व्यय भाव पर वहां पर केतु की स्थिति है। तो केतु की भी महादशा अंतरदशा इनके लिए फायदेशीर रहेगी। बुध की तो रहेगी और ये जिस भाव में 9वीं दृष्टि है उनकी शनि की, तो शनि की भी महादशा में इनका भाग्य उदय हो सकता है। शनि की स्थिति अच्छी है। अब गुरु जहाँ पे है और गुरु की 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है और गुरु का संबंध जन्म कुंडली के गुरु से अगर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां आता है तो इस तरह के शुभ फल मिलते हैं। तो इस कुंडली में गुरु की स्थिति अष्टम भाव में है। पर एक उदाहरण कुंडली से अगर किसी और की कुंडली में गुरु इसमें आएंगे तो द्वितीय द्वादश में आएंगे तो ये इतने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। परंतु इतने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे पर गुरु को भाग्य भाव मिलेगा तो वो दूसरे सूत्र लग के उनको उन सूत्रों से लाभ मिलेगा। अब 8वां सूत्र, चंद्रमा तुला राशि और तुला लग्न से चंद्रमा चौथे भाव से गोचर करेंगे, 8वें भाव से और द्वादश भाव से। तो चौथे भाव में मकर राशि आती है, अष्टम भाव में वृषभ राशि आती है और व्यय भाव में कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इन राशियों से जाते समय जो डेट्स आती हैं वो अशुभ तारीखें हैं, अशुभ डेट हैं। उन तारीखों को, उन डेट को कोई शुभ काम शुरुआत नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनमें रुकावट आती ही आती है। तो वो तारीखें इस प्रकार है, नवंबर महीने की 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम शुरू ना करें क्योंकि उनमें रुकावट आनी तय है। 4, 8, 12 यानी कि 4, 8, 12 इस तरह ये सूत्र पूरा होता है। अब तुला लग्न, तुला राशि का मासिक राशिफल तो पहले भाव से शुरू करते हैं। तो पहले भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय भाव में है। लग्नेश की स्थिति अच्छी है और शुभ राशि में स्थित है, धनु राशि में, शुभ राशि में स्थित है, परंतु मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की स्थिति। तो ऐसे में अहंकार आने से, गुस्सा आने से जो भी बने बनाए काम है वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप पर अंकुश लगाना होगा, क्रोध कम करना होगा, गुस्सा नहीं करना होगा क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आने से क्रोध बढ़ेगा। तो इसको आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि आपको क्या करना है। दूसरे भाव में धन की स्थिति, धन का जो स्वामी है अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है और बुध की स्थिति है, गुरु की दृष्टि है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और वाणी में भी मधुरता रहेगी। तीसरा भाव से हम पराक्रम देखते हैं तो शुक्र की स्थिति है। शुक्र की स्थिति धनु राशि में है तो पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी पराक्रम संबंधी काम करते हैं, जैसे मीडिया से करते हैं, छोटी यात्रा संबंधी करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में है, तो उनको
वो फायदा मिलेगा। चतुर्थ भाव से हम माता का स्वास्थ्य का और भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में खराबी होगी। उनका रूटीन चेकअप करके उनके लिए आपको कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए वो आपको करना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि स्वराशि के हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के लिए अच्छा है पर संतान के लिए अच्छा नहीं है, और जो गर्भ धारण करने के लिए उत्सुक है उनके लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, और प्रेम संबंध के लिए भी विच्छेदात्मक स्थिति होगी। षष्ठ भाव में राहु की स्थिति है, भ्रम की स्थिति होगी। जो भी शत्रु हैं भ्रम के कारण तैयार होंगे, उसके लिए आपको ही स्वयं निर्णय लेने होंगे इस गोचर काल में। सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अहंकार के कारण मतभेद आ सकते हैं, और व्यापार के लिए व्यापार का जो स्वामी बोध कारक है वो धन स्थान में, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। अष्टम भाव से गूढ़ रहस्य का विचार करते हैं, तो गूढ़ रहस्य में सब्जेक्ट वो हैं, विषय वो हैं, ज्योतिष शास्त्र है, रत्न शास्त्र है, अंक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, इनमें रुचि बढ़ेगी और इनसे धन अर्जित भी होगा। भाग्य भाव से धर्म का, यात्रा का विचार करते हैं, तो भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में स्थिति अच्छी है, यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा से लाभ होगा, धर्म में, पूजा पाठ में इन सब में रुचि बढ़ेगी। 10वें भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, तो मंगल की स्थिति है पर मंगल नीच राशि में है और राहु की 5वीं दृष्टि है, तो यह स्थिति नौकरी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं उनको तकलीफ हो सकती है, परंतु जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको नौकरी लग सकती है, क्योंकि केंद्र में सूर्य भी है और मंगल भी है। तो जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको नौकरी लगेगी, पर जो लोग नौकरी में हैं उनको अपने जो भी सीनियर है उनसे तकलीफ हो सकती है। एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं, तो लाभ का जो स्वामी है लग्न में बैठा है, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में मतभेद आ सकते हैं। द्वादश भाव से हम खर्चे देखते हैं, तो द्वादश भाव का स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहा है, और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, लग्न में सूर्य है, मंगल की दृष्टि, तो आरोग्य खराब होगा, तो आरोग्य के ऊपर खर्चे होंगे, और आरोग्य के ऊपर खर्चे करने तो बनते हैं, फिर भी आपको सोच समझ के खर्चे करने होंगे। बीमारी पे खर्चे तो दवाई तो लेनी होगी। इस प्रकार तुला लग्न तुला राशि का पहले भाव से 12 भाव तक नवंबर महीने का राशिफल बताया। अब लग्नेश और एकादशेश, इससे हम इच्छा पूर्ति, इस महीने में इच्छा पूर्ति कैसी होगी या नहीं इसको देखते हैं। तो लग्नेश है शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में, और जो एकादशेश है सूर्य वो लग्न में है, यानी कि आपस में तृतीय एकादशेश का संबंध बना रहे हैं, तो यह स्थिति इच्छा पूरी होने के लिए बहुत अच्छी है। अगर व्यक्तिगत कुंडली में किसी के सूर्य द्वितीय द्वादशेश का या षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं, शुक्र द्वितीय द्वादशेश या षडाष्टक का संबंध बना रहे हैं, तो उनके लिए उपाय लग्नेश का करते हैं। लग्नेश तुला राशि का स्वामी शुक्र, तो शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करें, और शुक्र से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चावल चीनी गरीब जरूरतमंद को दान दे, और देने का जो वार होगा शुक्रवार को ये दान कर सकते हैं, तो इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। तुला लग्न तुला राशि का नवंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।